Hello everyone, welcome to Ask Me classes. So our today's topic of discussion is basic civil engineering. So we have around 4 to 5 modules. So we'll discuss everything related to basic civil engineering. Let's begin. So our first is various disciplines of civil engineering. In this we have structural engineering, geotechnical engineering, then we have transportation engineering, and then we have water resource engineering, then we have environmental engineering, construction management and surveying. So let's begin with structural engineering. So जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं वो किस चीज़ में डील करते हैं? दे डील विथ एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर. सो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, या कोई भी कमर्शियल रेसिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हम लोग देख रहे हैं उसके एनालिसिस से लेकर डिज़ाइन तक और मेंटेनेंस तक सब स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिसाइड करते हैं. फिर आता है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग. इसमें वो सॉयल रिलेटेड, मिट्टी रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट हो गया, जो भी एनालिसिस हो गया, जो भी डिसीजन हो गया, फाउंडेशन क्या किस टाइप का होना चाहिए, सैलो होना चाहिए, डीप होना चाहिए, सो वो जियोटेक्निकल इंजीनियर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं. फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग. सो जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर होते हैं, हमारा जितना भी रोड होता है, रेलवे होता है, एयरपोर्ट होता है, या ट्रैफिक का जो भी सिस्टम होता है, सिग्नल हो गया, रूल्स रेगुलेशन, सब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स डिसाइड करते हैं. मतलब उसके एनालिसिस से लेके डिज़ाइनिंग तक सब वो डिसाइड करते हैं. फिर आता है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग. सो ये जो वाटर रिसोर्स इंजीनियर होते हैं वो एनालिसिस करते हैं या डिज़ाइन करते हैं डैम, किस टाइप का डैम बनेगा, किस टाइप का कैनाल बनेगा, किस टाइप का ड्रेनेज बनेगा, मतलब और उसमें पानी कितना जाएगा, पानी का स्पीड कितना होना चाहिए, कहाँ कहाँ पानी सप्लाई होना चाहिए. सो वो सब वाटर रिसोर्स इंजीनियर्स डिसाइड करते हैं. फिर आता है एनवायरमेंटल मतलब हमारे दिमाग में पहला चीज़ आता है पॉल्यूशन, उसके बाद आता है वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, उसके बाद पब्लिक हेल्थ. सो ये जो इंजीनियर्स होते हैं इनका कंसर्न रहता है कि पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वेस्ट को कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और पब्लिक हेल्थ रिलेटेड जो जो चीज़ें वो फोकस रख के वो लोग काम करते हैं. फिर आता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट. सो हमारा जितना भी हो गया, जो स्ट्रक्चरल, जियोटेक, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर रिसोर्स, एनवायरमेंटल, ये लोग जितने भी काम करते हैं इनका एक बजट रहता है, इनका एक प्लानिंग रहता है. मतलब कब स्टार्ट होना चाहिए, कब एंड होना चाहिए, कितने लोग काम करेंगे, उस प्रोजेक्ट का क्या बजट होना चाहिए, फिर किस टाइप के लोग इन्वॉल्व होना चाहिए, उसमें स्किल्ड अनस्किल्ड मैनेजर कौन होना चाहिए, कितने प्रोजेक्ट इंजीनियर होना चाहिए, कितने स्ट्रक्चरल इंजीनियर, कितने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर होना चाहिए, कितने वाटर रिसोर्स इंजीनियर होना चाहिए. सो वो सब डिसाइड होता है, कंस्ट्रक्शन जो मैनेजर होता है वो डिसाइड करता है. उसके बाद फाइनली आता है सर्वेइंग. सो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग कहीं पे भी कंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे, पहले हमें उस लैंड को एनालिसिस करना होगा कि उसमें वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन हो सकता है कि नहीं, वो सपोर्ट करेगा कि नहीं लैंड, उसका जो बेस है वो पूरे कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करेगा कि नहीं. सो वो एक सर्वेइंग जो इंजीनियर होते हैं या सर्वेयर होते हैं वो प्लान आउट करते हैं, ठीक है. उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. सिविल इंजीनियरिंग कैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर रहा है. तो पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब मॉनिटरी ग्रोथ, ओके. सो जितना भी अच्छा रोड बनेगा, ब्रिज बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, बिल्डिंग बनेगा, सो वो क्या करेगा, वो उसी स्टेट नहीं तो उसी कंट्री का मॉनिटरी ग्रोथ को फैसिलिटेट करेगा, मतलब इंक्रीज करेगा, ठीक है. पब्लिक सेफ्टी. सो जितना अच्छा बिल्डिंग बनेगा, जितना अच्छा हमारा मतलब रोड बनेंगे, जितना अच्छे हमारे पास पानी का सप्लाई आएगा, सो उसमें से देर विल बी पब्लिक सेफ्टी, ओके. अर्बनाइजेशन का मतलब है मॉडर्नाइजेशन, ठीक है. सो हम लोग जितना मॉडर्नाइज होंगे उतना हमारे लिए बेटर है, लाइफ उतना इजी रहेगा, पानी का सप्लाई आएगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो पाएगा, पॉल्यूशन कंट्रोल हो पाएगा. फिर आता है सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी मतलब इको फ्रेंडली एंड रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूसेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. मतलब जैसे आजकल हम लोग इको फ्रेंडली जो भी चीज़ ग्रीनरी में फोकस कर रहे हैं, ताकि हमारे जितना भी अर्बन कंस्ट्रक्शन होगा वो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट ना करे. फिर आता है कनेक्टिविटी. सो कनेक्टिविटी कौन डील करेगा? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर हो गया, ये वाटर रिसोर्स इंजीनियर, ये लोग फोकस करेंगे कनेक्टिविटी. इट एनेबल्स कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अक्रॉस रीजन. सो हमारे एक दो रीजन में कैसे क्योंकि कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, क्योंकि कोई एक जगह से दूसरा जगह जा पाएगा तभी जाके उसका बिजनेस बढ़ेगा, नहीं तो उसका बिजनेस में ग्रोथ होगा. सो बिजनेस ग्रोथ होगा तो ऑफिशियली कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. उसके बाद आता है कि सिविल इंजीनियरिंग
बाकी किस किस के साथ मिल के काम करता है? सो सिविल इंजीनियर एक मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आर्किटेक्चर एंड एनवायरमेंटल साइंस के साथ इंटरडिसिप्लिनरी रिलेट होके काम करता है. सो ये जो भी जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है, सिविल इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, ये किसके कोलाबोरेशन से होता है? एक इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट, एक प्लानर और एक एनवायरमेंटल. ये चारों लोग मिलके ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं एक कंट्री में. सो आजकल जो टूल यूज़ कर रहे हैं, ये क्या क्या टूल है जो कि जनरलिस्ट, कैड, GIS, बीम, ये स्ट्रक्चरल का एक बहुत ही आजकल के डेट में चल रहा है. और ये रिमोट सेंसिंग एंड GIS मैपिंग के लिए, सर्वेइंग के लिए. फिर कैड हमें पता है, ऑटो कैड. सो ये यूज़ होता है डिज़ाइन एनालिसिस के लिए. ओके, सो ये तीनों सॉफ्टवेयर या मॉडल टूल जो कि आजकल के इंजीनियरिंग डोमेन में यूज़ हो रहा है. उसके बाद आता है NBC क्लासिफिकेशन. NBC क्या है? नेशनल बिल्डिंग कोड. सो इंडिया में एक नेशनल बिल्डिंग कोड है जो कि बिल्डिंग का जो मतलब बिल्डिंग को कौन यूज़ कर रहा है उसी हिसाब से क्लासिफिकेशन किया हुआ है. सो पहला आता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग. रेसिडेंशियल बिल्डिंग मतलब लॉजिंग, प्राइवेट बिल्डिंग, अपार्टमेंट, डॉर्मिटोरी, ये आ जाता है हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग. एजुकेशनल बिल्डिंग मतलब स्कूल, कॉलेजेस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स. फिर ग्रुप C में आता है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स. इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स मतलब हॉस्पिटल्स, फिर मेंटल इंस्टीट्यूशंस, नहीं तो फिर कस्टोडियल इंस्टीट्यूशंस. ओके, असेंबली बिल्डिंग्स मतलब थिएटर्स, मीटिंग पॉइंट, गैदरिंग, वर्शिप, टेम्पल. सो ये हो गया असेंबली बिल्डिंग्स. बिजनेस बिल्डिंग मतलब ऑफिस, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, कमर्शियल बिल्डिंग्स. फिर मर्चेंटाइल बिल्डिंग्स मतलब रिटेल स्टोर, शॉप, कमर्शियल स्पेसेस. ठीक है. इंडस्ट्रियल मतलब फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. फिर स्टोरेज बिल्डिंग का मतलब होता है मतलब तुम्हारा आपका जो वेयर हाउस होता है, स्टोरेज फैसिलिटी या डिपो, जहाँ पे होलसेल जिसको हम लोग बोलते हैं डिपो. ठीक है, वो होता है स्टोरेज बिल्डिंग. फिर आता है हाजार्डस बिल्डिंग. हाजार्डस बिल्डिंग मतलब एक्सप्लोसिव हो गया या जो भी आग लगने वाला जो भी ऑब्जेक्ट हो गया या मतलब कोई भी चीज़ हो गया, वो हो जाता है हाजार्डस बिल्डिंग में. तो इसका अगर हम लोग शॉर्टकट देखेंगे, A से लेके I तक है ये. ठीक है. सो रिमेंबर REIABMISH. ओके. रेसिडेंशियल, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल, असेंबली, बिजनेस, मर्चेंटाइल, इंडस्ट्रियल, स्टोरेज, हाजार्डस. सो रिमेंबर पहला आता है इंस्टीट्यूशनल, उसके बाद आता है हमारा क्या? इंडस्ट्रियल. ओके. सो ये है हमारा ट्रिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है सेमेस्टर वगैरह में. नेशनल बिल्डिंग के हिसाब से A से I. ओके, REIABMISH. ओके, यू कैन रिमेंबर दिस इन एज ए शॉर्टकट. ठीक है. उसके बाद आता है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए बिल्डिंग. सो पहला कंपोनेंट क्या होता है? सबस्ट्रक्चर. उसके बाद आता है सुपरस्ट्रक्चर. सो सबस्ट्रक्चर मतलब जो हमारा जो बिल्डिंग होता है उसके नीचे जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रक्चर. सो पहला है फाउंडेशन. ओके, फाउंडेशन क्या है? इट इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग दैट ट्रांसफर्स लोड फ्रॉम टू द ग्राउंड सेफली. सो फाउंडेशन क्या करता है? हमारा जो बिल्डिंग का लोड है, ठीक है, उसका काम क्या है? बिल्डिंग का जो पूरा लोड है वो सेफली ग्राउंड को ट्रांसफ़र कर सके, ताकि ग्राउंड जो फाउंडेशन है वो लोड ले सके और लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, हमारा जो नीचे जो अर्थ है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सके. तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो बिल्डिंग में कोई इफेक्ट नहीं होता है. जिस दिन लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है वो रिटर्न बैक करता है तो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाता है. उसके बाद आता है प्लिंथ. द पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर बिटवीन द ग्राउंड लेवल एंड द फ्लोर लेवल प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम डैम्पनेस. सो हमारा जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसका जो फ्लोर लेवल, ओके, एंड ग्राउंड लेवल, उसके बीच में जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं प्लिंथ. सो कभी कभी एक सब स्ट्रक्चर होता है, एक प्लिंथ स्ट्रक्चर होता है और एक सुपर स्ट्रक्चर होता है. फिर आता है सुपर स्ट्रक्चर. सुपर स्ट्रक्चर में क्या होता है? वॉल, डोर्स एंड विंडोज, फ्लोर्स, रूफ, स्टेयर्स, फिनिशेस. ठीक है. सो पहला हम देखेंगे वॉल. सो वॉल क्या होता है? ये एक वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि डिवाइड करता है रूफ्स एंड फ्लोर्स को. ठीक है. सो ये एक वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा जो छत है या फ्लोर है उसको डिवाइड कर रहा है. ठीक है. या देयर इज सेपरेशन. डोर्स एंड विंडोज, ये ओपनिंग होता है किस लिए? वेंटिलेशन के लिए, एक्सेस के लिए एंड नेचुरल लाइट. सो डोर्स एंड विंडोज का काम है कि वेंटिलेशन हो या आने जाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डोर्स, एंड लाइट को पास करने के लिए हम यूज़ करते हैं विंडो.
फ्लोर, हॉरिजॉन्टल सरफेस इन ए बिल्डिंग दैट प्रोवाइड वर्किंग। सो कोई भी बिल्डिंग में जो हॉरिजॉन्टल स्पेस होता है, ठीक है, जो फ्लैट स्पेस होता है, जो उसको बोला जाता है फ्लोर, वो किस लिए, ताकि हम वहाँ पे काम कर सके और वहाँ पे हम लोग रह सके। फिर आता है रूफ, द टॉप कवरिंग ऑफ ए बिल्डिंग दैट प्रोटेक्ट्स वर्ड फ्रॉम वेदर एलिमेंट। ठीक है, सो रूफ का जनरली काम क्या है, हमारा जो बारिश है या ज़्यादा धूप हो रहा है या बारिश हो रहा है या हवा बह रहा है, सो उससे प्रोटेक्शन के लिए हम लोग किसका सहायता लेते हैं, रूफ का। फिर आता है स्टेयर, स्टेयर का ऑफकोर्स काम क्या है, कनेक्शन, डिफरेंट फ्लोर अलाउइंग वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है, फिनिशिंग, फिनिशिंग मतलब प्लास्टरिंग एंड पेंटिंग। सो इस पेंटिंग का काम क्या है, पेंटिंग का काम है प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चरल एलिमेंट। ठीक है, और क्या है, एनहांस अपीयरेंस। तो थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम लोग वहाँ पे प्लास्टरिंग और पेंटिंग का काम करते हैं, और ये एक प्रोटेक्शन टाइप का भी होता है, जो हमारा जो बिल्डिंग एलिमेंट सीमेंट हो गया, ब्रिक हो गया, सबको प्रोटेक्शन भी देता है। फिर आता है एक बिल्डिंग का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, मतलब हम एक बिल्डिंग से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहला चीज़ हम एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उसमें क्या अच्छा हो, स्ट्रेंथ अच्छा हो, उसमें स्ट्रेंथ अच्छा हो, और क्या अच्छा हो, उसमें स्टेबिलिटी अच्छा हो। ठीक है, सो उस बिल्डिंग में स्ट्रेंथ होना चाहिए और क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद डायमेंशन, डायमेंशन मतलब परफेक्ट डायमेंशन में हो, आइदर रेक्टेंगल में हो या स्क्वायर में हो, जितना 10 फुट बाय 8 फुट या 8 फुट बाय, मतलब जो जितना होना चाहिए। बेडरूम का डायमेंशन सही होना चाहिए, बाथरूम का डायमेंशन सही होना चाहिए, जितना कॉलम होना चाहिए, कितना बीम होना चाहिए। ठीक है, तो वो सब परफेक्ट डायमेंशन में होना चाहिए, तभी जाके हमें डायमेंशनल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा। फिर आता है फायर सेफ्टी, ऑफकोर्स फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ज़्यादा धूप हुआ या थोड़ा सा भी कहीं पे आग लगा पूरा बिल्डिंग जल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर आता है साउंड एंड थर्मल इंसुलेशन, मतलब साउंड मतलब बाहर का जो साउंड है उसको वो प्रोटेक्शन देना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई छोटा सा भी साउंड हो रहा है हमें अंदर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबिलिटी का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग। फिर वो बिल्डिंग में वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, लाइटिंग अच्छा होना चाहिए। फिर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब ज़्यादा डोर्स एंड विंडोज़ नहीं होना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है उतना, क्योंकि ज़्यादा डोर्स विंडोज़ होगा तो फिर सिक्योरिटी कंसर्न आ जाएगा। ठीक है, सो स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, डायमेंशनल स्टेबिलिटी, फायर सेफ्टी, साउंड एंड थर्मल इंसुलेशन, ड्यूरेबिलिटी, वेंटिलेशन एंड लाइटिंग एंड सिक्योरिटी। फिर आता है प्लानिंग एंड डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग। सो बिल्डिंग का जब हम प्लान करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, उसका क्या किस बेसिस पे होना चाहिए। सो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए कि जो बिल्डिंग हम लोग बना रहे हैं उसमें हमारे कंफर्ट और कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मतलब, कन्वीनियंस का मतलब है यूज़, मतलब हम उसको परफेक्टली, ऐसा नहीं कि बिल्डिंग रूम बना रहे हैं हम उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा नहीं है तो हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे वेस्ट। ओके, सेफ्टी होना चाहिए। फिर इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब ऐसा नहीं कि तुमने फाउंडेशन में सारा पैसा खर्च कर दिया फिर घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, सो बजट भी कंसर्न रहना चाहिए। फिर लीगल का मतलब, लीगल कॉम्प्लायंस मतलब जैसे रेसिडेंशियल एरिया है तो वहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग बने, ऐसा नहीं कि हम इंडस्ट्री एरिया में जाकर रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाएंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। सो जो लीगल परमिशन है वो भी परफेक्टली हमें देखना पड़ेगा। फिर जब साइट सिलेक्शन करेंगे तो क्या क्या चीज़ हम फोकस करेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज़, पानी, पावर, ड्रेनेज, ये तीनों चीज़ों को हमें फोकस करना कि हमें अच्छा पानी मिल रहा है, पावर सप्लाई मिल रहा है, और हमारे घर से जो पानी वेस्टेज जा रहा है वो परफेक्टली ड्रेनेज में जाके पहुंच जा रहा है। सॉइल का कंडीशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सॉइल का कंडीशन अच्छा नहीं होगा तो हमारा फाउंडेशन में प्रॉब्लम आएगा। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब स्लोप। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्लोप ऐसा है तो हमें घर ऐसे बनाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। एक्सेसिबिलिटी एंड लोकेशन मतलब हम ऐसे जगह पे हमारा साइट देखेंगे जहाँ पे हम लोग दिन में जितने बार भी चाहे पहुँच पा रहे हैं, और लोकेशन भी अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने बोला रेसिडेंशियल में रेसिडेंशियल होना चाहिए, कमर्शियल में कमर्शियल होना चाहिए। फिर क्लाइमेट, सो क्लाइमेट को हमें देखना पड़ेगा कि ज़्यादा बारिश हो रहा है या ज़्यादा धूप हो रहा है या बारिश नहीं हो रहा है। ठीक है, या कुछ और कंसर्न है जैसे मॉइस्चर हो गया, ह्यूमिडिटी, तो उसी हिसाब से हमें घर बनाना पड़ेगा। घर बनाना मतलब जो बिल्डिंग मटेरियल होता है, ठीक है, सीमेंट का क्वालिटी चेंज करना पड़ेगा, ब्रिक का क्वालिटी चेंज करना पड़ेगा। सो बिल्डिंग मटेरियल में हमें फोकस करना पड़ेगा। फिर आता है टाइप्स ऑफ बिल्डिंग डिज़ाइन। सो फंक्शनल डिजाइनिंग, इट एंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलिटी, रूम अरेंजमेंट, स्पेस यूसेज। सो
जब हम लोग बिल्डिंग डिजाइन करेंगे दो चीज़ों पे फोकस करेंगे, एक है फंक्शनल डिजाइन, दूसरा है स्ट्रक्चरल। फंक्शनल मतलब कौन यूज़ कर रहा है, ठीक है, कौन कौन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, उसी हिसाब से हम रूम का अरेंजमेंट करेंगे और स्पेस का यूसेज करेंगे। फिर स्ट्रक्चरल डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन मतलब लोड एनालिसिस एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट, मतलब कितने लोग यूज़ करेंगे, कितना लोड पूरे दिन में आने वाला है, लाइव लोड कितना है, डेड लोड कितना है। फिर स्ट्रक्चरल एलिमेंट मतलब बीम कितना होना चाहिए, ठीक है, बीम कितना होना चाहिए, कॉलम कितना होना चाहिए। हमें ये सब चीज़ें फोकस में रखना होगा। दो चीज़ों को हमें फोकस करना है कि फंक्शनल मतलब कौन कौन यूज़ करने वाले हैं, जो लोग यूज़ करने वाले हैं वो कितना इफेक्ट डालने वाले हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आता है फाउंडेशन। What is foundation? A foundation is the lowest part of a building structure that transfers the load of the structure safely to the ground. It provides stability, prevents settlement, and ensures the structure can withstand environmental forces like wind, rain, and earthquake. So foundation ऐसा एक चीज़ होता है जो कि बिल्डिंग के सबसे लोएस्ट पार्ट में रहता है और उसका काम क्या है, जो पूरा सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर में जितना लोड आता है उसको सेफली अर्थ में ट्रांसफ़र करे, ठीक है, और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, सेटलमेंट से हमें बचाए, क्योंकि सॉइल का नेचर क्या होता है, वो हमेशा सेटल कर जाए। सॉइल एक बार सेटल कर जाता है तो वो उतना लोड ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। जैसे हम लोग कहीं पे बैठ जाएंगे, मतलब सेटल हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, उतना हम लोग काम करने के मूड में नहीं रहेंगे, ठीक है। एंड इंश्योर द स्ट्रक्चर कैन विथस्टैंड, जो भी हमारा एनवायरमेंटल फोर्स है, जैसे विंड हो गया, रेन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वो सबको रेजिस्ट करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बारिश हो रहा है तो अगेन इट इज़ ए प्रॉब्लम। फाउंडेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर में। फंक्शंस ऑफ ए फाउंडेशन: टू डिस्ट्रीब्यूट बिल्डिंग लोड यूनिफॉर्मली टू द सबसॉइल, टू एंकर द स्ट्रक्चर अगेंस्ट नेचुरल। एंकर मतलब उसको खींच के रखना, मतलब अगर विंड अर्थक्वेक उसको किसी और डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं तो फाउंडेशन क्या करेगा, उसको नीचे खींच के रखेगा, उसको स्टेबल करके रखेगा। टू प्रिवेंट अनइक्वल सेटलमेंट, मतलब सेटलमेंट को प्रिवेंट करेगा। टू प्रोवाइड ए लेबल सरफेस फॉर कंस्ट्रक्शन, मतलब जैसे हम लोग बात की टॉपोग्राफी, अगर हमारा टॉपोग्राफी सही नहीं है तो वहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना होगा। नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर टॉपोग्राफी सही नहीं है उस पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन करके उसको लेबल करके उसके ऊपर हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशंस आर बोर्डली क्लासिफाइड ऑन डेप्थ। डेप्थ के हिसाब से हम फाउंडेशन को क्लासीफाई करते हैं। पहला आता है शैलो फाउंडेशन। यहाँ पे डेप्थ इज लेस देन विड्थ। रिमेंबर, जहाँ पे डेप्थ विड्थ से कम है उसको बोला जाता है शैलो, जहाँ डेप्थ इज ग्रेटर देन विड्थ उसको बोला जाता है डीप फाउंडेशन। ओके, these are suitable when the soil has sufficient bearing capacity near the surface. shallow foundation हम लोग कहाँ प्रीफर करेंगे, जहाँ पे सॉइल में बियरिंग कैपेसिटी अच्छा होगा। जो सॉइल में बियरिंग कैपेसिटी अच्छा होगा वहाँ पे हम लोग शैलो फाउंडेशन प्रीफर करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन, पहला आता है स्प्रेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, मैट और रैप फाउंडेशन। स्प्रेड फुटिंग क्या होता है, इंडिविजुअल फुटिंग अंडर कॉलम स्प्रेड्स द लोड ओवर ए लार्जर एरिया। स्प्रेड फुटिंग मतलब इंडिविजुअल फुटिंग, मतलब इंडिविजुअल फाउंडेशन। ओके, सिंगल फाउंडेशन होता है और वहाँ पे इसके ऊपर जितना लोड होता है वो अच्छे से स्प्रेड कर देता है। कंबाइंड फुटिंग मतलब यूज्ड व्हेन 2 और मोर कॉलम्स आर क्लोज टुगेदर शेयर्स लोड्स बिटवीन देम, मतलब एक बेस में 2 कॉलम होगा, ठीक है। अगर ऐसा टाइप का है उसको बोला जाएगा कंबाइंड फुटिंग। अगर एक बेस में एक ही फुटिंग है उसको बोला जाएगा स्प्रेड फुटिंग, ठीक है। फिर आता है मैट और रैट फाउंडेशन। ए लार्ज स्लैब सपोर्टिंग मल्टीपल कॉलम्स यूज्ड व्हेन लोड्स आर हेवी और सॉइल इज वीक, मतलब एक स्लैब है उसमें मल्टीपल कॉलम्स है, 2 नहीं मल्टीपल कॉलम्स है। ओके, इसको बोला जाएगा मैट और रैट फाउंडेशन। ये कहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे सॉइल हमारा बहुत वीक है एंड लोड हेवी है, ठीक है। उसके बाद आता है डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन में मैं पहले से बोल चुका हूँ, डेप्थ इज ग्रेटर देन विड्थ, यूज्ड व्हेन सरफेस सॉइल कैन नॉट बियर लोड, द लोड इज ट्रांसफर टू डीपर स्ट्रॉन्गर स्ट्रैटा। डीप फाउंडेशन हम लोग कहाँ प्रीफर करेंगे, जहाँ सॉइल में बियरिंग कैपेसिटी कम होगा। सॉइल में मतलब 1 मीटर 2 मीटर तक बियरिंग कैपेसिटी कम होगा, उसके बाद बेयरिंग कैपेसिटी अच्छा होने का बहुत चांसेस है।
हमें पता है मिट्टी के जितना अंदर, मतलब हमारे अर्थ सरफेस के जितना अंदर हम लोग जाएंगे, सो विल गेट गुड क्वालिटी सॉइल। ओके, सो जहाँ पे इस टाइप का कंडीशन होगा वहाँ पे हम लोग शैलो फाउंडेशन नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे हम लोग डीप फाउंडेशन के लिए जाएंगे। सो इसका टाइप है, ये सबसे मोस्ट यूज्ड है पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, कैशन फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन क्या होता है? लॉन्ग स्लेंडर कॉलम ड्राइवन डीप इनटू द ग्राउंड टू ट्रांसफर लोड। सो स्लेंडर कॉलम मतलब ऐसे ऐसे लंबा लंबा कॉलम, ठीक है। लॉन्ग स्लेंडर मतलब विड्थ कम होगा लेकिन लेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ताकि वो जो लोड है इसी कॉलम से ट्रांसफ़र होके अर्थ को ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। सो ड्रिवन डीप इनटू द ग्राउंड, इसको खुदाई करके बहुत नीचे तक लिया जाता है, ठीक है। उसको बोला जाता है पाइल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन क्या होता है? ये जनरली ब्रिज में यूज होता है। ये सिलिंड्रिकल वेल संक इनटू द ग्राउंड टू सपोर्ट पायर्स, ओके, टू सपोर्ट पायर्स। उसके बाद आता है काइशन फाउंडेशन। सो काइशन फाउंडेशन जनरली हमें कहाँ देखने को मिलता है? जो जगह में, जैसे मान के चलो तुम ओशन में जाके देखोगे, किसी भी नदी के मतलब ओशन के बीच में कहीं पे स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे ऑयल रिफाइनरीज तुम लोग देखोगे। सो वो क्या, समंदर के बीच में अगर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वाटर टाइट मतलब चारों तरफ से पानी घेरा हुआ है, सो वहाँ हम लोग प्रीफर करेंगे काइशन फाउंडेशन। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हम लोग प्रीफर करेंगे काइशन फाउंडेशन। सो जनरली हम लोग पाइल फाउंडेशन प्रीफर करते हैं, उसके बाद वेल फाउंडेशन। लेकिन वेल फाउंडेशन जनरली हम लोग ब्रिज में प्रीफर करते हैं, पाइल फाउंडेशन कोई भी कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लॉट उसी में प्रीफर करता है। और काइशन फाउंडेशन जो फाउंडेशन चारों पानी के चारों तरफ से घेरा हुआ है उसको प्रीफर करते हैं काइशन फाउंडेशन, ओके। और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग ये क्या, बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी मतलब लोड कैपेसिटी, सॉइल का जो लोड कैपेसिटी होता है, ठीक है। जैसे कॉलम हो गया, बी में इनका एक लोड कैपेसिटी है। सो सॉइल का जो लोड कैपेसिटी है उसको बोला जाता है बियरिंग कैपेसिटी सॉइल का, ठीक है। कितना लोड वो ले पाएगा, कितना लोड वो ट्रांसफ़र कर पाएगा, ठीक है। लाइक उसका एक वाटर एब्जॉर्प्शन, कितना पानी वो सोख करके अपने पास रख, ज़्यादा पानी सोख करेगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ख़राब हो जाए, पानी सोख नहीं कर पाएगा तो ड्राई हो जाएगा, ठीक है। सो बियरिंग कैपेसिटी होता है सॉइल का लोड बियरिंग कैपेसिटी। So this was all about our module 1, okay. If you have any doubt, please write down in my comment box. Next we are coming with the module 2, which is very important, that will be dealing with the building elements, okay, via building construction elements, okay. Thank you so much. Please like, share and subscribe to our channel Ask Me.